नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। महंगाई के इस दौर में कर्ज भी महंगा हुआ, लेकिन ये महंगाई घटाने वाला है कदम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। It's very difficult to say at what level we will pause because the situation is dynamic, the situation is extremely uncertain. महंगाई पर चिंता बरकरार। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार बढ़ाई दरें। रेपो रेट 0.5% बढ़ा। FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पर बरकरार। रेपो रेट बढ़ने से फिर बढ़ेगी ईएमआई। होम, ऑटो, पर्सनल लोन होगा महंगा। पुराने ग्राहकों पर भी बढ़ेगा बोझ। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार फ्लैट बंद। क्रेडिट पॉलिसी के बाद ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। बैंकिंग और आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी। ऑटो, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में दबाव। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। राहुल, प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में। बीजेपी का वार, महंगाई सिर्फ बहाना है, असली मकसद परिवार को बचाना है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिली ममता बनर्जी। जीएसटी बकाया और बीएसएफ के मुद्दे पर हुई बात। राष्ट्रपति से भी करेंगी मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में फिर महंगी हुई पीएनजी। इंद्रप्रस्थ गैस ने पीएनजी के दाम में की ₹2.5 से ज्यादा की बढ़ोतरी। कीमत ₹50 के पार। लागत बढ़ने का दिया हवाला। कंपटीशन कमीशन के हाथ होंगे और मजबूत। विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण सौदों के लिए लेनी होगी मंजूरी। कानून में बदलाव के लिए लोकसभा में बिल पेश। आरबीआई के लिए महंगाई अभी भी बहुत बड़ी चिंता है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट पॉलिसी में लगातार तीसरी बार आरबीआई ने दरें बढ़ाकर इसे प्री कोविड लेवल पर ला दिया है। 0.5% की बढ़ोतरी के साथ अब रेपो रेट बढ़कर 5.4% पर चला आया है। FY23 के लिए महंगाई का अनुमान 6.7% रखा गया है। वहीं ग्रोथ यानी जीडीपी का अनुमान FY23 के लिए 7.2% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर आरबीआई दरें बढ़ाने को कब रोक पाएगा। It's a very, very uncertain situation, and it's not as if I'm trying to, answer to your question. It's not as if I'm trying to be diplomatic or anything. It's very difficult to say at what level we will pause because the situation is dynamic, the situation is extremely uncertain. Inflation is projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q2 at 7.1%, Q3 at 6.4%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. तो दरों को बढ़ाने का सिलसिला, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इधर फेडरल बैंक के आशुतोष खजूरिया का कहना है कि कर्ज महंगा होने का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। आरबीआई आगे और भी बढ़ा सकता है दरें। बहुत ही कम है ऐसे तादाद में जिनका अनुमान है कि ये 6 के ऊपर जाएगा रेपो रेट। अब वो उसको पहले 50-50 करके पहले बढ़ा लेते हैं या उसकी पेस जो है वो धीमी रखते हुए 25-35 इस तरह से चलते हैं। इसमें विकल्प हो सकता है। तो अगर आपको 6% की ओर बढ़ना है तो आपने शुरू में ये तीसरा आपने देखा 50-50 की तीसरी हाइक हुई है, मतलब 150 बेसिस पॉइंट हम बढ़ चुके हैं तकरीबन। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इनफैक्ट 5.40 पे आज आ चुके हैं। 140 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो चुकी है। 40-50-50 ऐसे। तो महंगाई पर ब्याज दरें बढ़ने का कितना दिखेगा असर और महंगाई अभी भी कितनी बड़ी चिंता और चुनौती है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और आज बाजार में हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था और बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद ऊपरी स्तर से बाजार फिसल गया। सेंसेक्स 89 पॉइंट चढ़कर 58,388 पर, निफ्टी 16 पॉइंट चढ़कर 17,300
96 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में हल्की खरीदारी रही। मार्केट का हाल समझते हैं यतीन मोता से। यतीन बताएं वो सेक्टर्स, वो शेयर्स जो सबसे ज्यादा जिन्होंने लूज किया या गेन किया। तो देखिए, निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां आपको सीमेंट शेयरों का दबदबा दिखेगा। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट दोनों ही स्टॉक्स लगभग 0.25% के आसपास ऊपर दिखाई देंगे। इसके अलावा हैवी वेट्स में आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2% ऊपर, और उसी तरीके से यूपीएल में भी आपको तेजी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत मेटल शेयर्स और ऑटो शेयर्स थे। हिंडाल्को, ब्रिटानिया, खास करके एमएनएम की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स के बाद यहां प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और आइशर मोटर्स में भी लगभग 2% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। गेनर्स की बात करें तो गोल्ड फाइनेंसर, मन्नापुरम फाइनेंस में, और उसके बाद एफडीसी, एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स में आपको 4 से 5% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे आपको वेंकीज बहुत दिनों के बाद यहां प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दी, 11% नीचे। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, गुजरात एल्कलीज और वेल्सपन कॉर्प कमजोर नतीजों के बाद 5 से 6% गिरते हुए नजर आए। शुक्रिया यतीन। और अब बात राजनीतिक खबरों की। महंगाई को लेकर महाभारत मची है और महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर नारेबाजी की, और इसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च पर निकले। उन्हें पुलिस ने बीच में रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वो अपने सांसदों के साथ पीएम आवास को घेरने निकली, पर उन्हें भी पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और इसके बाद वो सड़क पर बैठ गई। फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे सहित कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। और संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के दौरान हिरासत में लिए जाने को राहुल गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के लिए महंगाई, बेरोजगारी तो बहाना है, मकसद ईडी को डराना है। जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। इधर महंगाई पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली वालों को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी के दाम में प्रति यूनिट 2 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही बीते 2 हफ्तों में से भी कम वक्त में पीएनजी की कीमतों में किया गया ये दूसरा इजाफा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ममता और प्रधानमंत्री के बीच ये हाई लेवल मीटिंग पीएम हाउस में हुई। यहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें राज्यों का जीएसटी बकाया भी शामिल रहा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने और त्रिपुरा हिंसा का मुद्दा भी उठाया। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ग्लोबल बिजनेस मीट के लिए आमंत्रित किया। दरअसल ममता बनर्जी अभी 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर आई हुई हैं। आज ही वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को आज कोलकाता के सिटी सेशंस जज में कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने उन्हें 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोलकाता की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पार्थ चैटर्जी और अर्पिता की ईडी की हिरासत
5 अगस्त तक बढ़ाई थी। आज दोनों की हिरासत का समय खत्म हो गया था और इसके बाद उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्पिता मुखर्जी के वकील ने कहा कि अर्पिता को जान का खतरा है, हम उनके लिए डिवीजन 1 कैदी श्रेणी चाहते हैं। साथ ही उसके भोजन और पानी की पहले जांच की जानी चाहिए और फिर उसे दिया जाना चाहिए। ईडी के वकील ने भी अर्पिता को जान का खतरा वाली दलील का समर्थन किया। सपने पूरे होने के लिए जरूरी है सपना देखना। इसरो ने भी चांद और मंगल छूने का सपना देखा। पहली बार में ही मिशन मंगल की कामयाबी ने देश का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। हालांकि चांद छूने की तमन्ना पूरा होते होते रह गई, लेकिन इसरो कहां हार मानने वाला है। उसने तो बस एक ही जिद पकड़ रखी है कि मुझे चांद चाहिए। आजादी के 75वें साल के मौके पर हम आपको इसरो के मिशन मून की कहानी दिखाते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था। एक ही बार में सफलता यहां मिल रही थी और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देके महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नजर थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये यात्रा लंबी होने वाली थी क्योंकि मंगल तक की दूरी थोड़ी ज्यादा थी और इसको तय करने में वक्त लगना था। ये मिशन भी 2 साल का था, यानी जो ऑर्बिटर मंगल तक पहुंचता उसे 2 साल तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाकर हमारे पास बहुत ही कीमती जानकारियां मंगल ग्रह के बारे में भेजनी थी। तो जैसा मैंने कहा लंबी यात्रा थी तो उसकी तैयारियां भी लंबी थी। आपको याद होगी मिशन मंगल वो मूवी जिसमें इस पूरी यात्रा को दिखाया गया है, कितने चैलेंजेस थे और उसके लिए खास तैयारियां की गई थी। जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो था PSLV XL C25। काफी प्रिसीजन के साथ इसको भेजा गया, बहुत बारीकियों का ख्याल रखा गया मंगल तक पहुंचने में, और तभी ये सफलतापूर्वक
मंगल तक पहुंचा। जो बड़ा अचीवमेंट था वो था 448 करोड़। महज इतनी रकम में इस तरह का काम करने वाला दुनिया का अकेला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना इसरो, जिसने इतने कम पैसों के खर्च में मंगल यान को मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया और साथ ही रिकॉर्ड बनाया पहले ही अटेम्प्ट में सफलता को प्राप्त करने का। सितंबर 2014 मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका था मंगलयान और इसरो की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजा इस कारनामे के लिए। इससे उत्साहित होकर इसरो ने सोचा थोड़ा और आगे जाते हैं। आप चांद की कक्षा में पहुंच गए, आप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गए और ऑर्बिटर को सक्सेसफुली वहां स्थापित कर दिया, लेकिन अब बारी थी लैंडिंग की, सतह पर उतरने की। और तब अस्तित्व में आया चंद्रयान 2। इस यात्रा में ऑर्बिटर तो जाना ही था, लेकिन एक लैंडर भी जाना था जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तो चलिए चंद्रमा की यात्रा पर एक बार फिर चलते हैं चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 इसरो के लिए कई मायनों में एक चैलेंजिंग मिशन था। कैसे चैलेंजिंग था? क्योंकि इससे पहले आप चंद्रमा पर गए एक ऑर्बिटर लेकर, आप मंगल ग्रह पर गए एक ऑर्बिटर लेकर। इस बार भी चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, लेकिन उसके अलावा उसमें 2 और चीजें थी। इस बार साथ में गए थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, और यहां पर चैलेंज था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकलता, चंद्रमा की सतह पर घूमता, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता और हमें वापस भेजता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हम सब ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर था जब उससे संपर्क टूटा और फाइनली वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। यानी मिशन पूरा नहीं हुआ। तस्वीर उस वक्त की गवाह है एस सिवान, जो कि इसरो के उस वक्त के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वक्त मौजूद थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इस ऐतिहासिक पल के लिए। लेकिन जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि आगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, और इसरो ने इसे ही अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और चंद्रयान 3 अब लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर पर और नजर डालते हैं इसरो के आने वाले प्रोग्राम पर। तो क्या है इसरो के भविष्य के कार्यक्रम, कौन से मिशन है जो वो करने जा रहा है? मैंने जैसे आपसे कहा चंद्रयान 3 लगभग तैयार है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए और फिर से एक नई कहानी लिखने के लिए। सन 2023 में एक बार फिर चंद्रमा की तरफ जाएगा और एक और बड़ा मिशन अब इसरो की लिस्ट में जुड़ गया है, वो है गगनयान का। 2023 में इसे भी हम जाता हुआ देखेंगे। हालांकि 2023 वाला जो गगनयान जाएगा उसमें मानव नहीं होंगे। ये मानव मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। 2024 में वो उड़ान होगी जब 3 एस्ट्रोनॉट इस गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर 7 दिन तक रहेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वक्त में जो इसरो के पिटारे से निकलेगा। लेकिन अब जाते जाते हम आपको इसरो की असली ताकत बताते हैं। वो है इसके रॉकेट्स जो धीरे धीरे कालक्रम में एक के बाद एक डेवलप होते गए। और देखिए SLV 3 अगस्त 1980 से यह सफर शुरू हुआ था। उसके बाद ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV Mark 2 और अब GSLV Mark 3, और पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और सुदूर अंतरिक्ष में जाने की ताकत हमने डेवलप कर ली है। यानी आज जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जो हमें अपने देश पर और इस संस्थान पर गर्व करने का एक बड़ा मौका देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के अनुसंधान में इतनी बड़ी सफलताएं और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हम सबको इसरो आगे भी गर्व करने का मौका देता रहेगा, इसी उम्मीद में हम सब रहेंगे और यही इसरो की भी कोशिश रहेगी। जय हिंद।
और 7 अगस्त को इसरो सैटेलाइट ले जाने वाले अब तक के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाएगा। 120 टन का 24 मीटर लंबा ये रॉकेट रविवार सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। इसरो का ये छोटा रॉकेट 500 किलो तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ये पहली बार होगा जब इसरो GSLV और PSLV के अलावा किसी नए रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं के साथ बरसात में बैटरी के खराब होने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में कई कंपनियां नई टेक्नोलॉजी के जरिए बैटरी में सुधार कर रही हैं। वहीं कई कंपनियों ने बैटरी केमिस्ट्री में बदलाव किया है, तो कुछ ब्लूटूथ, इंटरनेट और ऐप के जरिए आपको बैटरी की सेहत के बारे में हर सेकंड जानकारी दे रही है। दिल्ली में चल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एक्सपो में ऐसी कुछ खास टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है, बता रहे हैं रोहन सिंह। जो बैटरी कंपनियां हैं वो भी नए इनोवेशन कर रही है, नई टेक्नोलॉजी ला रही है। जैसे ये एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिस्प्ले में है जो कि पूरी तरह से वाटर प्रूफ बनाती है। यहाँ आप देखते हैं पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड है ये बैटरी, लेकिन उसके बावजूद जो ये काम कर रही है और ये दिखा रहा है मोटर की यहाँ पे ये पूरी तरह से चल रही है। यानी कि अगर पूरी तरह से पानी में डूब भी जाएगी गाड़ी, बैटरी पूरी तरह से पानी में डूब भी जाएगी तो भी गाड़ी चलती रहेगी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए हैं आपने, दिखाते हुए कि किस तरह से पानी के बावजूद बैटरी काम करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है ये? इसके अंदर हम सीलेंट लगाते हैं और कुछ कंपाउंड सॉल्यूशन मिक्स करके लगाते हैं जिससे वो वाटर प्रूफ रहता है, हमारा पानी अंदर नहीं जाता बैटरी के। इसके लिए हम कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, हम सेम रेट के अंदर अवेलेबल कर रहे हैं सबके लिए। थर्मल रनवे जिसे आसान शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं बैटरी से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब कंपनियां इसका बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आई हैं। जैसे कि ये सुपरमैक्स ये बैटरी ये कंपनी है और ये एक रेंज ऑफ बैटरीज यहाँ पे लेके आई हैं। लेकिन इसमें जो खास बात है कि ये बैटरी सिर्फ बैटरी अलग से नहीं है, आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ का निशान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि ये एक हाईली इंटेलिजेंट बैटरी है, ये कनेक्टेड बैटरी है और इसकी सारी जानकारी जो है ये आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। बैटरी का हेल्थ तो आप मोबाइल पे दिखा देंगे, लेकिन बैटरी में आग ना लगे, थर्मल रनवे ना हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर इसके लिए एक तो इसमें हमने 3M की कुछ पफिंग लगवा रखी है, उसमें इसमें हीट बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। इसके अंदर आप एक सेल की एक सीरीज़ चेक कर सकते हैं भी इसमें कितनी वोल्टेज है, अनबैलेंस तो नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर कितना है बैक का, और यहीं से आप इसको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं बैटरी को, आपको तो सारा स्टेटस इसमें पता लग जाएगा। तो ईवी गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं का सॉल्यूशन है इंटेलिजेंट बैटरीज, और ये इंटेलिजेंट बैटरीज की रेंज है जो कि अलग अलग कंपनियां लेके आ रही हैं। आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा गर्म हो रही है। इस तरह के कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे इस एक्सपो में हमें देखने को मिल रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।